नमस्ते विद्यार्थियों, जिज्ञासा हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी शब्द विचार शीर्षक पर सामान्य जानकारियाँ हासिल करेंगे। हिंदी व्याकरण को समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण से संबंधित चीज़ों को समझा था। आज समय है कि हम शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं अथवा एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरी परिभाषा में आइए, देखिए क्या होना चाहिए। शब्दों में सार्थकता होनी चाहिए। अगर शब्द सार्थक नहीं है तो वो शब्द नहीं है। दूसरी बात, वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह होता है शब्द। वर्णों के क्रम को अगर हम बिगाड़ देंगे तो शब्द नहीं रहेगा। मान लीजिए कमल एक शब्द है, इसका एक निश्चित क्रम है, क के बाद म के बाद ल। लेकिन अगर हमने इस क्रम को इधर उधर कर दिया, वर्ण वही है, सामग्री वही है, लेकिन अगर हमने इसके क्रम को बिगाड़ दिया, यह भी हो सकता है कि हम इसको लिख दें लमक। अब इस लमक शब्द का अर्थ क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं। यह एक निरर्थक शब्द बन गया। तो कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, फिर से एक बार देखें। शब्दों में सार्थकता होनी चाहिए और वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह होना चाहिए। उदाहरण देखें, अध्यापक। अध्यापक जब हम कहते हैं तो कितने वर्ण यहाँ पर प्रयोग हुए हैं देख लीजिए। आ स्वर है, ध है, हमने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया है। तो ध के बाद ध देखिए यहाँ पर स्वर रहित है, फिर या है, या में आ स्वर है, पा है, पा में हलंत कर दिया और उसके आ स्वर को बाहर निकाल दिया, फिर इसी तरह से का को हलंत करके आ स्वर को बाहर निकाल दिया। यानी एक निश्चित क्रम है। अब इसमें जरा सी भी छेड़छाड़ हुई तो ये शब्द बिगड़ जाएगा, इसकी वर्तनी बिगड़ जाएगी, वर्तनी में दोष आ जाएगा और फिर हम इसको शब्द नहीं कहेंगे। देख लें शब्द की विशेषताएं। शब्द एक स्वतंत्र इकाई होते हैं, यानी शब्द वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, लेकिन वो सार्थक नहीं होते हैं। जैसे हम कहते हैं क कहने से हमें कोई अर्थ नहीं मिलता है, लेकिन शब्द क्या है, वर्ण की भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। हमने लिखा रोहन, ठीक है, या हमने लिखा पुस्तक, तो यह एक यूनिट है, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के प्रश्न आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपका जवाब होगा वर्ण। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो आपका जवाब होगा शब्द। तो यहाँ पर शब्द एक स्वतंत्र इकाई होते हैं। इस बात को जरा समझ लें कि स्वतंत्र क्यों होते हैं। मान लीजिए हमने लिखा रमेश। अभी हमको यह सिर्फ पता चल पा रहा है कि ये किसी का नाम है, ये विष्णु है, या तरह तरह के ख्याल हमारे मन में आएंगे, लेकिन अभी ये स्वतंत्र है। अभी जैसे ही हम इसका एक वाक्य में प्रयोग कर देंगे, रमेश गीत गाता है, अब यह जो है शब्द नहीं रहा। अब ये रमेश जो है शब्द नहीं रहा, यह एक स्वतंत्र इकाई नहीं रहा, अब यह पद बन चुका है। लेकिन इतना जान लें, जब यह अकेले रहेगा उस समय यह शब्द रहेगा। यह बात समझ में आ गई होगी। दूसरी विशेषता को देख लें। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। अगर अभी हमने देखा, इसकी परिभाषा में यह बात सामने आई है कि अगर शब्द में सार्थकता नहीं है तो वो शब्द नहीं है। यानी प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। एक अर्थ होता है, एक से अधिक भी अर्थ होते हैं, लेकिन अर्थ होना चाहिए, मिनिमम एक अर्थ होना है।
अगर हमने कहा पानी, तो पानी का एक निश्चित अर्थ है, वाटर। हाँ, सभी लोग समझ जाएंगे कि पानी क्या है। तीसरी विशेषता देखें कि प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनता है। अगर वर्णों का सार्थक मेल ना हो तो वो शब्द नहीं है। उदाहरण, उमा। हमने एक शब्द लिखा उमा। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे इस तरह से। तो उमा एक नाम है, एक संज्ञा है, और अगर हम इसके क्रम को बिगाड़ेंगे तो वो सार्थकता समाप्त हो जाएगी। तो ये निश्चित क्रम की बात है। और चौथी विशेषता, सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अगर आपको वाक्य का निर्माण करना है तो शब्दों की सार्थकता बहुत आवश्यक है। राधा गीत गाजा है। अब बताइए, कोई अर्थ मिल पा रहा है? कोई भी अर्थ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहां पर सार्थक शब्दों का मेल नहीं हुआ है। अगर वाक्य का निर्माण करना है तो वाक्य में प्रत्येक शब्द सार्थक होना चाहिए। अब राधा गीत गाजा है हमने लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है, वाक्य का अर्थ ही स्पष्ट नहीं है। इसलिए अगर हम जरा सा चेंज करते हैं इसमें, राधा गीत, अब हमने सही क्रिया का प्रयोग कर दिया यहां पर, गीत गाती है। इस तरह से यह वाक्य पूरी तरह से सार्थक है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी पद हैं वे सब के सब सार्थक हैं। अब देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को क्लासिफाइड करने के 4 आधार हैं। एक तो उत्पत्ति का आधार, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो आधार हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके संबंध में मैं आगे ढेर सारे वीडियोस लेके आऊँगा, लेकिन आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है। उत्पत्ति के आधार पर यानी तत्सम। तत्सम शब्द जो होते हैं वे संस्कृत से आए हुए होते हैं और उनको हम बिना रूप बदले हिंदी में ले लेते हैं। और तद्भव क्या है? संस्कृत के वे शब्द जिनका हम अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार उनका स्वरूप परिवर्तन कर लेते हैं और फिर उनका अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। और देशज, हाँ, इनके उदाहरण जरूर देख लें। जैसे हमने कहा अट्टालिका, तो यह है तत्सम, लेकिन हमने कहा अटारी, तो वो हो गया तद्भव। अब देशज शब्द ऐसे होते हैं जो कि विभिन्न बोलियों और विभिन्न उपभाषाओं में से मतलब वो आते हैं, लेकिन हमको उनके स्रोत का पता नहीं होता। मान लीजिए लोटा। अब लोटा शब्द भोजपुरी का है, अवधी का है, बुंदेलखंडी है, कहाँ का है, किस बोली किस उपभाषा का है, हमें इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ये देशज हैं। ठीक है, आगे देखें विदेशी शब्द। अब हिंदी भाषा की एक अच्छी बात कह सकते हैं कि विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्दों को वो अपने आप में समाहित कर लेती है। तो अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, जापानी, चीनी, तमाम तरह के शब्दों का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। और ऐसे शब्द जो हमारी भाषा में आते हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं, यानी उनका जो स्रोत है वो विदेश है। संकर शब्द जो कि एक मान लीजिए हिंदी का शब्द है और उसके साथ कोई विदेशी शब्द जो है जुड़ करके एक नया शब्द बना दे, या फिर जैसे कि किसी उपभाषा का शब्द है, किसी बोली का शब्द है और वो हिंदी के किसी शब्द से तत्सम या तद्भव से जुड़ करके एक नया शब्द बना दे, तो ऐसे में वो संकर शब्द कहे जाएंगे। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो किस तरह से शब्दों को तैयार किया जाता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए हमने कहा रूढ़ जल, एक शब्द लिया हमने जल, तो ये जल जो है ये पानी के लिए रूढ़ है।
यौगिक हमने लिखा जलपान, ठीक है। तो यहाँ पर जल और पान का योग हुआ, जलपान ये यौगिक हो गया। और अब जब हम कहते हैं जलज, जल से उत्पन्न, तो ये आपका योग रूढ़ हो गया। तो ये विभिन्न आधार है, इन पर चर्चा करेंगे। देख लीजिए, अभी सामान्य जानकारी ले लीजिए। अर्थ के आधार पर यानी दो तरह के शब्द हुए, सार्थक और निरर्थक। अब निरर्थक शब्द में कोई भेद नहीं है, वो तो निरर्थक ही है। सार्थक में देखिएगा एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक। एकार्थक शब्द वे होते हैं जो एक अर्थ देते हैं, अनेकार्थक जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, समानार्थक जो कि समान अर्थ दें, और विपरीतार्थक जो कि विपरीत अर्थ दें। इसके बाद प्रयोग के आधार पर तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द, यानी ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद जो होते हैं ये विकारी होते हैं। ये विभिन्न व्याकरणिक प्रभावों से अपना स्वरूप बदल लेते हैं। जैसे बालक खेलता है, लड़का खेलता है, और क्रिया को हमने बहुवचन बना दिया तो लड़के खेलते हैं हो जाता है। तो ऐसे में ये विकारी शब्द कहलाता है। अविकारी शब्द देख लें कि जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं ये किसी भी व्याकरणिक दबाव या प्रभाव में आकर के अपने स्वरूप को नहीं बदलते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी और संकर शब्दों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ के बारे में जानेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।